हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और पैराविद्युत और हम करा रहे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। आज न्यूमेरिकल का छठा लेक्चर है। इससे पहले हम न्यूमेरिकल के 5 लेक्चर आपको करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक दिए थे। फिर भी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा डिफरेंट टाइप है, तो इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले पूरे पार्ट की थ्योरी हम समाप्त कर चुके हैं। चैप्टर 4 की सारी समरीज हमने लिखवा दी हैं, पूरे पार्ट का रिवीजन करा दिया है। अगर किसी बच्चे ने पूरे पार्ट को नहीं पढ़ा है तो एक बार सीरियल वाइज सारी वीडियो आप देखते चले जाएं, बहुत अच्छा आपके समझ में आएगा ये पूरा ही पार्ट। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, इसमें ये एक सर्किट दिया है, वैद्युत परिपथ दिया है। इसमें ये दो बिंदु हैं ए और बी। ये जो क्वेश्चन है हमने बुक में से लिया है। जो बुक की एक्सरसाइज की पीडीएफ है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना। पूरी एक्सरसाइज वहां पर दी है मैंने, ठीक है। और नंबर वाइज क्वेश्चन आप अपने न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में करते चलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें कहा है बच्चों ए और बी के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए। चित्र में देखिए ये कैपेसिटर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संधारित्र हैं कुल मिलाकर, और इन 9 के 9 संधारित्रों से जो कुल धारिता उत्पन्न होगी, कुल कैपेसिटी जो है वो ज्ञात करनी है इस पूरे परिपथ की। पहले पार्ट में कहा है बच्चों तुल्य धारिता ज्ञात करिए, तुल्य धारिता ए और बी के बीच, ठीक है, सी बराबर क्या। दूसरे पार्ट में कहा है बच्चों यदि ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाएं, यदि ए और बी के बीच विभवांतर VAB, V माने विभवांतर किसके बीच, AB के बीच, 100 वोल्ट का विभवांतर लगाएं, 100 वोल्ट का विभवांतर लगाएं तो A के निकटतम संधारित्र पर आवेश, A के निकटतम संधारित्र पर आवेश कितना होगा, ये क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चित्र देखिए, सबसे पहले इसमें कहा है ये जो परिपथ दिया है इसमें ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। दूसरे पार्ट में कहा है यदि ए और बी के बीच का विभवांतर 100 वोल्ट लगाएं तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले कुल धारिता की अगर हम बात करें तो इस वैद्युत परिपथ में आप देखिएगा बंद घर कहां पर है। तो आप देखते हैं बंद ही बंद घर है। एक बंद घर ये रहा, ठीक है, दूसरा बंद घर ये रहा, तीसरा बंद घर ये रहा। तो अब आपको इसमें तुल्य धारिता निकालनी है, तो उसके लिए काउंटिंग करनी होगी। और मैंने रूल बताया था काउंटिंग हमेशा बंद घर में से करते हैं। अब इसमें कौन से बंद घर से स्टार्ट करें भाई, बीच में से तो कर नहीं सकते हैं, या तो इधर से होगी या इधर से होगी। अब एक रूल और बताया था कि जिन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता निकालते हैं उन्हें सबसे बाद में लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर तो होगी काउंटिंग सबसे बाद में, यहां से हो नहीं सकती क्योंकि ये बीच में आ रहा है। तो एक छोर से अर्थात इधर से आप काउंटिंग स्टार्ट करिएगा और इधर की ओर आ जाइए। ठीक है बेटे, कुल धारिता निकालने के लिए इधर से काउंटिंग शुरू करो और इधर की ओर आ जाओ। देखिए ऐसे, ये C1 C2 C3 और C4, एक बंद घर का काम तमाम। C1 C2 C3 C4। अब इस बंद घर में आए, हमने देखा C4 तो ले लिया है हमने, तो C5 C6 C7। ठीक है बेटे, अब इस वाले में आइए, C7 हम ले चुके, इसका C8 C9। मैं अपेक्षा करता हूं काउंटिंग आपके समझ में आ गई होगी। पहले मैंने इस घर में ली C1 C2 C3 C4, फिर यहां पर आए C5 C6 C7 क्योंकि C4 हमने ले लिया था इस घर का। अब ऐसे ही C8 C9। ठीक है बेटे, अब देखिए कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है। तुल्य धारिता के लिए श्रेणी समांतर चाहिए। बहुत आसान, देखिए बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझते हैं। तो आप इसमें देखिए इन चारों कैपेसिटर्स को, अब इसमें जो आवेश आएगा वो यहां से आएगा भाई, ऐसे चल के इसमें आएगा, बटेगा यहां पर,
फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ भी बटेगा। तो आप सपोज कीजिए यहाँ से Q आवेश आ रहा था, पूरे में क्या बांटना आप यहीं से देख लीजिए बस। यहाँ पे Q आवेश आया तो दो भागों में बट गया, यहाँ पर चला गया Q1 और यहाँ पे चला गया Q2। अब चूंकि ये वाला जो संधारित्र ये तो ए बी के बीच है, अर्थात ये स्थायी है, इसे ये तो यहीं पर रहेगा, इसका जो चार्ज है वो स्टेबल है, चूंकि ये ए बी के बीच जुड़े हैं दोनों, तो इनका आवेश आगे नहीं बढ़ेगा। ये वाला जो आवेश है Q1 देखिए यहां जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये Q1 आवेश इसमें भी Q1 है, इसमें भी Q1 है, इसमें भी Q1 है, अर्थात इन तीनों संधारित्रों का आवेश नियत है। और जिनमें आवेश नियत होता है अर्थात जिनमें आवेश समान होता है वे श्रेणी क्रम में होते हैं। तो आप देखते हैं बच्चों C1, C2, C3 तीनों ही संधारित्रों में एक समान आवेश होगा, अर्थात तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। बात समझ में आ गई बेटे। इसको आप नया चित्र भी बना सकते थे, इसका संशोधित करके इसे तोड़ के ऐसे तोड़ सकते थे, तो ए यहां जाता, बी यहां जाता, ठीक है बेटे, ऐसे तोड़ सकते थे। जब इन्हें तोड़ते तो ये ए यहां जाता, बी यहां जाता, बीच में ये रहता, ठीक है। ऐसे ही सारे घर टूटते चले जाते, ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है बेटे। तो अब आप देखते हैं बच्चों C1, C2, C3 तीनों एक ही लाइन में है, अर्थात तीनों का श्रेणी क्रम है। या ये कह दो C1, C2, C3 तीनों पर एक समान आवेश है, अर्थात तीनों का श्रेणी क्रम है। तो C1, C2, C3 का श्रेणी, तो ये हो जाएगा बेटा 1/C फर्स्ट बराबर 1/C1 3 प्लस 1/C2 3 प्लस 1/C3 3। तो ये आ जाएगा बेटे 1/C फर्स्ट बराबर एलसीएम बच्चों 3 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, 3 एकम 3, तो ये आ गया बच्चों C फर्स्ट बराबर 1 माइक्रोफैरड। कहां पर आएगा बेटा, ये बीच में आएगा, C1, C2, C3 का बीच मतलब यहां पर, ये आ गया बेटा C फर्स्ट बराबर 1। अभी इस बंद घर में एक और बच रहा है, कौन सा, C4। अब आप देखिए C फर्स्ट और C4 दोनों समांतर में हैं, क्योंकि इसमें आवेश Q2 है, इसमें आवेश अलग है बेटे। तो ये हो जाएगा, अब आपका ध्यान से समझेंगे, C फर्स्ट व C4 का समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो ये आ जाएगा बेटे C सेकंड बराबर C फर्स्ट प्लस C4। तो C सेकंड बराबर C फर्स्ट देखिए बच्चों 1 प्लस C4 देखिए बेटे 2, तो C सेकंड बराबर 1 और 2 3 माइक्रोफैरड। मैं अपेक्षा करता हूं आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। एक घर हमने हल कर दिया है, इन तीनों को पहले हमने श्रेणी लिया क्योंकि तीनों का में आवेश समान था, देखिए 1 माइक्रोफैरड आ गया और ये बीच में आ गया। अब C फर्स्ट और C4 ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो C फर्स्ट और C4 का समांतर लिया, तो समांतर में 1 + 2 अर्थात 3 माइक्रोफैरड, यहां तक पूरे घर हो गया ये। अब ये C सेकंड बेटा यहां आ गया, ये जो आया ना C सेकंड ये यहां पर आ जाएगा। C सेकंड कितना आ गया बच्चों, 3 माइक्रोफैरड, ये C सेकंड आ गया। अब देखिए बेटे C5, C सेकंड और C6 तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे। C5, C सेकंड और C6 तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे। कैसे पता चला, यहां से अगर आप आवेश भेज कर देखेंगे तो आप देखेंगे ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, अर्थात इन तीनों, जैसे यहां पर तीनों में आवेश समान था ऐसे ही इन तीनों में आवेश समान हो जाएगा, अर्थात C5 का, C सेकंड का और C6 का कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम, क्योंकि तीनों में आवेश समान है। तो ये हो जाएगा बेटा C5, C सेकंड और C6 का श्रेणी। बेटा 1 मिनट यहां तक देख लेता हूं कि इसमें आ भी रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा C5, C सेकंड और C6 का श्रेणी। तो ये आ जाएगा बेटे 1/C थर्ड, 1/C थर्ड बराबर 1/C5 मीन्स 3 प्लस 1/C सेकंड, C सेकंड कितना आया बच्चों 3 प्लस 1/C6 ये भी 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/C थर्ड बराबर एलसीएम बच्चों 3, 1 2 3 ये भी 3, 3 1 जा 3, उल्टा कर दो तो C थर्ड बराबर 1 माइक्रोफैरड, ये C थर्ड की वैल्यू आ गई। बताइए बच्चों समझ में आ गया बेटे आपके, C थर्ड बराबर 1 माइक्रोफैरड आ गया। ये जो है
इन तीनों को हल करके सी थर्ड आ गया। ठीक है, इन तीनों को सी थर्ड जो आया वो कहां पर आएगा, तीनों के बीच में, यहां, ये सी थर्ड आ गया। अब देखिए सी थर्ड जो इन तीनों का आया है, सी थर्ड और सी सेवन कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर में, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं। तो सी थर्ड व C7 का समांतर क्रम, तो ये आ जाएगा बेटे आपका C4 बराबर C थर्ड प्लस C7। तो ये आ जाएगा बेटे C4 बराबर C थर्ड। देखिए बच्चों C थर्ड ये है जो इन तीनों का आया है, और इन तीनों का आया है आपका C थर्ड 1 प्लस C7 ये है बच्चों 2, तो 1 और 2 3, तो C4 बराबर आ गया बच्चों 3 माइक्रोफैरड। बताइए बेटे समझ में आ गया आपके, C4 3 माइक्रोफैरड आ गया। ये यहां पर आ जाएगा पूरा बंद घर, ये भी सोल्व हुआ और C4 आ गया इसका। ठीक है बेटे, अब आप देखते हैं C8 C4 और C9, C8 C4 और C9 तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे। ठीक है बेटे, ध्यान दीजिए एक बार फिर, जब हमने इन तीनों को हल करा, देखिए C1 C2 C3 तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी में है, तो C फर्स्ट बीच में आ गया। अब C फर्स्ट और C4 का कौन सा क्रम है, समांतर है। पूरा घर हल हो गया और इन चारों कैपेसिटर को मिलाकर बन गया C सेकंड। ठीक है, अब इसका अगर मैं यहां पर नया चित्र बनाता तो वो ऐसे बनता, देखिए ये ऐसे ही रहते सारे कैपेसिटर्स, और ये वाला जो है, ये जो था, ये पूरा घर ये सोल्व होकर यहां पर C सेकंड आ जाता, ये C सेकंड हो जाता। ठीक है, अब ये जो है शॉर्ट रूप इसका ये बन गया। अब C सेकंड का और C5 का और ये कौन सा बेटे C6, इन तीनों का सीरीज हो गया, श्रेणी क्रम में हो गए तीनों, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है। फिर जो आया इन तीनों का, जो इन तीनों का आया वो इसके साथ, ये है बच्चों C7, इसके साथ कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर। जैसे ये समांतर लिया अर्थात C4 आ गया। अब इन चारों को मिलाकर C4 बन गया। अब मैं इसका अगर नया चित्र बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, यहां पर C7 के रिप्लेस अब हो जाएगा ये C4। ठीक है बेटे, अब ये बच गया बस, मतलब इस पूरे को हल करके C4 आ गया ये। ठीक है बेटे, C4 और C8 और ये C9। अब आप देखते हैं ये तीनों ही कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो तुल्य धारिता हो जाएगी। इसलिए C4 C8 व C9 की श्रेणी में तुल्य धारिता ये आ जाएगा बच्चों 1/C बराबर 1/C4 3 प्लस 1/C8 ये भी 3 प्लस 1/C9 ये भी 3। तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों 3 और ऊपर 1 2 3 और 3 1 जा 3, उल्टा कर देंगे, C बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो बच्चों A और B के बीच कुल धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है। मैं अपेक्षा करता हूं आपके क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कम आया है तो इसको दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देख लें तो आपके अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे। सेकंड पार्ट में कहा है यदि A और B के बीच का विभवांतर 100 वोल्ट हो, यहां से यहां तक का विभवांतर 100 वोल्ट हो, ये 100 वोल्ट है, तो A के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो चित्र को देखिए और चित्र में बताइए A के निकटतम संधारित्र ये है C8। अब ये जो C8 है ये मेन सप्लाई से जुड़ा है, मूल लाइन से जुड़ा है, मेन सप्लाई से। तो जो संधारित्र मूल लाइन से जुड़ा होता है, मेन सप्लाई से जुड़ा होता है, अर्थात जिस पर कुल आवेश संग्रहित होता है, तो उस पर जो है बच्चों आवेश निकालने के लिए वही आवेश होगा जो पूरे निकाय का आवेश है, जो संधारित्र मेन लाइन से जुड़ा हो। जैसे ये देखिए A के निकटतम जो संधारित्र है C8, ये मेन लाइन से जुड़ा है, अर्थात इस पर आवेश वही होगा जो पूरे समायोजन का अर्थात पूरे परिपथ का कुल आवेश होगा, वही इसका आवेश हो जाएगा। तो देखिए C8 का आवेश यहां निकाल देता हूं बेटे मैं। A के निकटतम संधारित्र पर आवेश, A के निकटतम संधारित्र पर आवेश, बेटा ये सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है ये। A के निकटतम संधारित्र पर आवेश, आवेश का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, Q बराबर CV। कहां से आया सर, C बराबर Q/V, तो Q बराबर CV। तो ये हो जाएगा बेटे C के रिप्लेस, जो गंदे बच्चे हैं वे लिखाएंगे यहां पर C8। भाई इस पर पूछा है C8 पर,
जो अच्छे बच्चे हैं जिनके ये बात समझ में आ गई है कि जो संधारित्र मेन लाइन पर जुड़ा होगा उस पर वही आवेश होगा जो कुल आवेश है, पूरे परिपथ का जो कुल आवेश है। तो पूरे परिपथ का कुल आवेश निकालने के लिए धारिता भी कुल धारिता ली जाएगी पूरे परिपथ की, और पूरे परिपथ की कुल धारिता सी आई है बच्चों। तो C8 नहीं लिखना है, बस C लिखना है। तो Q बराबर CV। ठीक है बेटे, अब मान रख लो Q बराबर C ये रहा 1 माइक्रोफैरड और V जो है 100 वोल्ट, गुणा कर दो बच्चों, Q बराबर 100 एकम 100 माइक्रो कुलाम। तो A के निकटतम संधारित्र पर आवेश कितना होगा? 100 माइक्रोकुलाम होगा, और पूरी धारिता जो है इस पूरे परिपथ की कितनी होगी? 1 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटे, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, इसमें दो पार्ट हैं, A पार्ट और B पार्ट। A पार्ट आपको स्वयं करके देखना है, जब मैं B करा दूंगा तो B की तरह का ही A है। ठीक है बच्चों, तो B मैं करा रहा हूं, A पार्ट आपको खुद करना है, इसका B पार्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप A को करके देख लेते हैं स्वयं। तो उसको करने के लिए ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए इसमें एक रूल अप्लाई होगा जो आपको ध्यान से समझना ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 में भी अप्लाई होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का रूल। व्हीट स्टोन ब्रिज होता है व्हीट स्टोन सेतु, जो बनाया था इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने। इसका पूरा वर्णन आप पार्ट 6 में पढ़ेंगे, परंतु इस पर आधारित न्यूमेरिकल इन्होंने यहीं पर दे दिया है पार्ट 4 में, तो आपको करना होगा। ठीक है, पहले उस रूल को समझिएगा आप, बहुत आसान रूल है। उन्होंने बताया था कि यदि किसी परिपथ के अंतर्गत 5 प्रतिरोध जुड़े हों या 5 संधारित्र जुड़े हों, देखिए ऐसे, ये सपोज कीजिए एक संधारित्र, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 संधारित्र जुड़े हों। ठीक है, अब या 5 प्रतिरोध जुड़े हों। उन्होंने जो नियम दिया था वो प्रतिरोधों के लिए दिया था, परंतु ये कैपेसिटर के लिए भी अप्लाई हो जाता है, संधारित्रों के लिए भी अप्लाई हो। ये प्रतिरोध होते हैं बेटे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ऐसे, जैसे संधारित्र को ऐसे दर्शाते हैं ना प्लेटों के द्वारा, सी को ऐसे दर्शाते हैं, तो रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं। पार्ट 6 में पढ़ोगे आप इसको। ठीक है, अब आपका लेसन नंबर 4 चल रहा है जिसमें ये अप्लाई हो रहा है व्हीट स्टोन सेतु का नियम। तो ध्यान से समझिएगा क्या नियम है। ये कहता है यदि इनमें से ये जो 2 प्रतिरोध हैं, ये सपोज कीजिए P है, ये सपोज कीजिए Q है, और ये R है, ये S है। यदि ऊपर वाले दोनों प्रतिरोधों का अनुपात मतलब P/Q, नीचे वाले दोनों प्रतिरोधों के अनुपात मतलब R/S के बराबर हो, तो इनका जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ मतलब बीच वाला, ये जो है बिचौलिया, जो है ये बिचौलिया, इसको छोड़ देते हैं, अर्थात इसमें कोई धारा नहीं बहती। क्यों नहीं बहती मैंने अभी बताया, मैं डिटेल में आपको ये पार्ट 6 में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपको इसका न्यूमेरिकल करना है, तो बस रूल समझ लीजिएगा आप। यदि 5 प्रतिरोध हैं या 5 संधारित्र हैं, 5 प्रतिरोध हो या 5 संधारित्र, देखिए 5 कैसे हैं, 1 2 3 4 और 5वां ये था। ठीक है, यदि 5 प्रतिरोध हैं या 5 संधारित्र हैं और उनमें से किन्हीं 2 का अनुपात अगले 2 के अनुपात के बराबर हो, तो जो बीच वाला उभयनिष्ठ है, बिचौलिया है, तो बिचौलिया को छोड़ देंगे, बिचौलिया की कोई जरूरत नहीं होगी आपको। ऐसे देखिए बच्चों, ये P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, पहले इस बंद घर में, इसको बाद में देखना है। ठीक है, पहले घरों की बात करते हैं। एक घर ये रहा, दूसरा घर ये रहा, देखिए एक घर ये रहा, दूसरा घर ये रहा। अब इनमें टोटल मिलाकर कैपेसिटर देखिए 5 हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 में देखिए एक बिचौलिया है, ये देखिए ये बिचौलिया है। ये बिचौलिया कैसे है, देखो ये इस घर में भी आ रहा है, ये रहा एक घर, इस घर में भी आ रहा है, और ये वाला इस वाले घर में भी आ रहा है। ठीक है, अर्थात ये क्या है, बिचौलिया है। समझने का तरीका है बच्चों ये। तो इसमें ये वाला कैपेसिटर इस वाले घर में भी आ रहा है, ठीक है, और इस वाले घर में भी आ रहा है, अर्थात ये बिचौलिया हो गया। अब अगर इन 2 का अनुपात, ऊपर वाले दोनों कैपेसिटरों का अनुपात नीचे वाले दोनों कैपेसिटरों के कैपेसिटी के अनुपात के बराबर है, तो जो बिचौलिया है, जो बीच में उभयनिष्ठ संधारित्र है, उसे छोड़ देंगे, उसमें कोई आवेश नहीं होगा। यह कहता है व्हीट स्टोन का सिद्धांत। इसको हम डिटेल में पार्ट 6 में समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा यहां पर व्हीट स्टोन का नियम अप्लाई होगा। उसके लिए आपने ये P मान लिया, ये Q मान लिया, ये R मान लिया, ये S मान लिया, और ये T मान लो भाई, ये T। ठीक है, अब आप देखते हैं चूंकि P/Q बराबर R/S से, इसे लगाकर देखिए पहले। P कितना है बच्चों, C है, Q कितना है बच्चों, C है, R कितना है, C है,
एस कितना है, सी है, सी वन जा सी, सी वन जा सी, बराबर आ गए 1 बराबर 1। अगर पी और क्यू का अनुपात, देखिए पी और क्यू का अनुपात 1 और आर और एस का अनुपात ये भी 1, तो दोनों बराबर आ गए हैं। यदि पी और क्यू का अनुपात आर और एस के अनुपात के बराबर हो तो जो बिचौलिया है, बिचौलिया कौन है, टी है, ठीक है, इसे छोड़ देंगे, इसमें कोई आवेश नहीं होगा। अर्थात उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन सा है बच्चों, ये सी जिसको हमने टी माना है, में कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। ये बेकारा है भाई, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है बेटे। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ध्यान ना दो, पहले इस बंद घर को हल करेंगे। अब इस बंद घर को हल करने के लिए अब आप देखते हैं इस बंद घर में कितने कैपेसिटर हैं, 4। अब 5 नहीं है क्योंकि ये 5वां बेकार है, इसको छोड़ दिया हमने, तो 4 कैपेसिटर हैं। अब इन 4 कैपेसिटरों में पहले आप ऊपर के 2 देखिए, P और Q, इन पर ध्यान दीजिए बेटे। आप देखते हैं P और Q दोनों एक ही लाइन में हैं। कैसे पता चल रहा है दोनों एक ही लाइन में हैं? अगर मैं यहां से Q आवेश भेजकर देखूं तो आप देखेंगे जैसे ये Q आवेश यहां आएगा, क्या होगा बच्चों, 2 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे ये Q आवेश यहां आएगा 2 भागों में बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा Q1 और नीचे चला जाएगा बेटा Q2, ठीक है बेटे। तो अब देखिए Q1 ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, यहां Q1 आया, ये Q1 आया और यहां पर भी Q1। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये होगा बच्चों, यहां पर इसमें और इसमें, इसमें और इसमें Q1 आवेश होगा, ठीक है बेटे। और Q2 की अगर बात करें, देखिए Q आया, टोटल आवेश Q था, ठीक है, टोटल आवेश Q था। जैसे यहां आया 2 भागों में बट गया, Q1 Q2, तो ऊपर वाले दोनों में, इसमें और इसमें Q1 होगा और नीचे वाले दोनों में Q2। इसमें तो जाने का ही नहीं है, देखो उभयनिष्ठ सी में कोई आवेश नहीं है, इसमें नहीं होगा तो ये Q2 चलेगा और ऐसे आएगा, इसमें क्या होगा बच्चों, Q2। तो नीचे वाले दोनों संधारित्र में, इसमें और इसमें क्या होगा, Q2 आवेश होगा। ऊपर वाले दोनों संधारित्र में क्या होगा बच्चों, Q1 आवेश होगा। तो इसका और इसका हो जाएगा श्रेणी, क्यों, क्योंकि इन दोनों में आवेश समान है। P और Q में आवेश देखिए Q1 है, P में और Q में आवेश कितना है बेटे, Q1, अर्थात श्रेणी है। सिमिलरली R और S में आवेश Q2 है, इसमें और इसमें देखिए आवेश Q2 है, अर्थात इनका भी श्रेणी हो जाएगा, फिर इनका आपस में हो जाएगा समांतर। देखिए ऐसे करेंगे बच्चों, चूंकि P व Q का श्रेणी, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/c फर्स्ट बराबर, बेटे श्रेणी में 1/, में चलते हैं, तो 1/c फर्स्ट बराबर 1/p प्लस 1/q, ठीक है बेटे। मान रख लीजिए 1/p के रिप्लेस आपने रखा c प्लस 1/q के रिप्लेस भी आपने रखा c, तो ये आ गया बच्चों 1/c फर्स्ट बराबर एलसीएम c आ गया, 1 और 1 2, उल्टा कर दो बेटे इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों c फर्स्ट बराबर c/2 माइक्रोफैरड, ये c फर्स्ट आ गया बेटे। P और Q का श्रेणी करके C फर्स्ट आ गया। अब ऐसे ही आगे करिए, अब R और S का भी श्रेणी, R व S का श्रेणी, तो ये आ जाएगा बेटे 1/c सेकंड बराबर 1/r प्लस 1/s मीन्स 1/c प्लस 1/c, 2/c उल्टा कर देंगे, c सेकंड बराबर c/2, ये आ गया बेटे। माइक्रोफैरड नहीं है क्योंकि मात्रक तो नहीं दिया, बस c/2 ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए P और Q का c फर्स्ट बेटा ये आ गया, R और S का c सेकंड ये आ गया। अब आप देखेंगे चित्र में c फर्स्ट और c सेकंड आमने सामने हैं, या ये कह दो आवेश अलग अलग है। C फर्स्ट में आवेश कितना है, Q1, C सेकंड में आवेश कितना है, Q2, अर्थात आमने सामने है, आवेश अलग अलग है, अर्थात ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो बेटा यहां करता हूं मैं, इसलिए C फर्स्ट व C सेकंड का समांतर क्रम, समांतर क्रम, तो ये हो जाएगा बच्चों C थर्ड बराबर C फर्स्ट प्लस C सेकंड, तो ये C थर्ड बराबर C फर्स्ट प्लस C सेकंड, या C थर्ड बराबर C फर्स्ट की वैल्यू देखिए c/2 प्लस C सेकंड की वैल्यू c/2, अर्थात C थर्ड बराबर एलसीएम देखिए 2 एलसीएम है और C प्लस C मीन्स 2C, 2 से 2 कैंसिल 1 बार, अर्थात C थर्ड इज इक्वल टू C आ गया बेटे। C थर्ड कितना आ गया बच्चों, C आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ये जो 4 कैपेसिटर थे जो बंद घर में थे उन्हें सोल्व कर दिया हमने, C थर्ड C आ गया। अब बाहर चलिए, एक और कैपेसिटर है अभी 2C, ठीक है, ये बिल्कुल बाहर है, मेन लाइन पर है। तो अब जब ये C थर्ड आया, अब ये मेन सप्लाई पर आएगा। अगर मैं इसका नया चित्र बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, यहां पर C थर्ड और यहां पर 2C,
ठीक है बच्चों, ये सी थर्ड होगा और ये 2c। देखते हैं आप, सी थर्ड जो इसका है पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज का, और 2c ये दोनों एक ही लाइन में है, अर्थात इनका श्रेणी हो जाएगा। तो सी थर्ड व 2c की कौन से क्रम में, श्रेणी में कौन सी धारिता आएगी अब बच्चों, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता, तुल्य मतलब कुल धारिता। तो 1/c डैश बराबर 1/c थर्ड, सी थर्ड की वैल्यू रखिए बच्चों c, प्लस 1/2c, 1/2c। तो ये हो जाएगा बेटे 1/c डैश बराबर, एलसीएम बच्चों 2c है, c से 2c कटेगा 2 बार, प्लस 2c से 2c कटेगा 1 बार। तो ये आ जाएगा 1/c डैश बराबर 3/2c, उल्टा कर देंगे c डैश बराबर 2c/3। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों, c डैश बराबर 2c/3। तो इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता 2c/3 है। ठीक है बेटे, तो मैं समझता हूं आपके ये क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।